Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. Hey guys, welcome back to ड्रॉग बाबा। तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद ये सीरीज़ वापस आ चुकी है। हिस्ट्री ऑफ द क्लब इज़ बैक और इस बार हम बात करेंगे आई थिंक विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवियर्ड, वन ऑफ द मोस्ट एडमायर क्लब्स बाय ऑल ऑफ अस। एक क्लब जिसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, दैट इज AFC आयक्स या आयक्स एम्स्टरडम जिसको आप बोल सकते हैं। तो AFC आयक्स की शुरुआत हुई थी 18 मार्च सन 1900 को। इस क्लब के 3 फाउंडर हैं, फ्लोरिस टेम्पल, कारल रीसर और हैंडेन। और 1894 में भी इस क्लब को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी बाय द नेम ऑफ फुटबॉल क्लब आयक्स, लेकिन वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसलिए 18 मार्च 1900 में ये 3 लोगों ने मिलके AFC आयक्स को जन्म दिया। अब आयक्स का नाम कहाँ से आता है? तो एक ग्रीक फोकलोर है, ग्रीक पोयम है ग्रीक मैथोलॉजी में, जिसमें आयक्स जो हैं वो अकीलीस के कज़न बताए गए हैं। अकीलीस जैसा हम सब जानते हैं कि ग्रीक मैथोलॉजी में ग्रेटेस्ट वॉरियर हैं और जो ट्रॉय की बैटल हुई थी उसमें आयक्स अकीलीस के साथ लड़े थे। अकीलीस की तो मौत हुई थी जंग में, तो अकीलीस हील कहते हैं हम, वो वहीं से ही आया टर्म कि अकीलीस की हील पे मार दिया था तीर और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन आयक्स जो थे वो अनकॉन्कर्ड मरे थे क्योंकि उन्होंने सुसाइड कमिट किया था, उनको कोई मार नहीं पाया था। तो इसलिए आयक्स का जो ओहदा है काफ़ी ऊंचा है ग्रीक मैथोलॉजी में और वहीं से ही उनका नाम डिराइव किया गया है और AFC आयक्स उनके नाम पे इस क्लब को नाम दिया गया है। तो जैसा हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात करी है हिस्ट्री ऑफ द क्लब के, कि यूरोप की फुटबॉल जो थी 1950s तक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थी और सेम चीज़ जो थी वो नेदरलैंड्स में भी थी। और इसका बहुत ज़्यादा जो एक इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड वॉर की वजह से भी था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी जो 1914 से लेकर 1919 तक चली थी और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो जो 1939 से लेकर 1945 तक चली थी। तो उसकी वजह से काफ़ी सारा डिसरप्शन आया था फुटबॉल में। तो हर रीजन में, हर कंट्री में फुटबॉल उनके हिसाब से चल रहा था। जैसे हमने बुंदेसलीगा की बात करी थी हिस्ट्री ऑफ द क्लब के बायर्न म्यूनिक वाले एपिसोड में, तो वहाँ पर जो है वो रीजनल कॉन्फ्रेंसेज होती थी उस टाइम पे जर्मनी में। तो नॉर्थ और साउथ रीजन आपस में एक लीग चलाते थे और इसी तरीके से हर कंट्री में अलग तरीके से चलता था। इंग्लैंड का स्ट्रक्चर अलग था, तो कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं था किसी भी कंट्री में। और प्रोफेशनल फुटबॉल जो थी वो नेदरलैंड्स में 1950 तक नहीं खेली जा रही थी। उससे पहले जितना भी एरा था वो पूरा एमेचर एरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो रिकग्नाइज नहीं थी फुटबॉल ना फीफा की तरफ से, और उस टाइम कोई ऐसी यूएफए जैसी बॉडी भी नहीं थी जो रिकग्नाइज करे, जो अफिलिएट करे नेदरलैंड्स की फुटबॉल एसोसिएशन को अपने साथ। तो बहुत ही ज़्यादा रीजनल लेवल पे जो है फुटबॉल चल रही थी नेदरलैंड्स में। तो 1911 में आयक्स का प्रमोशन होता है टू द टॉप टियर ऑफ डच फुटबॉल उस टाइम पे जो थी। और आयक्स की जो ओरिजिनल किट थी वो रेड और वाइट स्ट्राइप्स थी, जो हम आजकल बहुत सारी टीम्स के पैटर्न में देखते हैं। लेकिन उनको वो जो स्ट्रिप का पैटर्न था वो ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि स्पार्टा रॉदरडाम ऑलरेडी जो थी वो उस टाइम उस लीग में खेल रही थी सेम किट के साथ। तो आयक्स ने ट्रेडिशनल रेड एंड व्हाइट स्ट्राइप्स को ड्रॉप किया और एक वाइड ब्रॉड वर्टिकल रेड स्ट्राइप ऑन अ वाइट बैकग्राउंड विद वाइट शॉर्ट्स, उन कलर्स को अडॉप्ट किया 1912 में। और 1912 से लेके आज तक 110 साल हो गए हैं और आयक्स का किट जो है वो सेम है। होम किट आयक्स का वही है। अगर आप देखें आज का लेटेस्ट किट भी आप देखें तो इट्स अ ब्रॉड रेड वर्टिकल स्ट्राइप ऑन अ वाइट बैकग्राउंड विद वाइट शॉर्ट्स। तो इस तरीके से जो है आयक्स की किट जो है फाइनल हुई 1912 में। तो 1910 से लेके 1918 तक आयक्स कई बार रेलीगेट हुई, बहुत बार प्रमोट भी हो गई तुरंत ही, और 1918 में उन्होंने अपना पहला डच नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जीता। 1919 में आयक्स ने टाइटल अनबीटन जीता और वो एक बहुत लंबे टाइम तक रिकॉर्ड बरकरार रहा और 76 साल लग गए फिर से एक दूसरी टीम को अनबीटन टाइटल जीतने में डच लीग में। और वो खुद आयक्स ही थी वो टीम जिन्होंने अपना ये जो फीट है 1919 का 76 साल बाद फिर से रिपीट किया। तो 1920s भी काफ़ी फेयरली सक्सेसफुल रहा आयक्स के लिए, 3 टाइटल उन्होंने जीते। लेकिन असली सक्सेस आयक्स को मिलती है 1930s में, जिसमें उन्होंने 1930 से लेकर 1940 तक 8 रीजनल टाइटल्स और 5 नेशनल चैंपियनशिप्स जीती। तो काफ़ी मतलब एक सक्सेसफुल रन रहा आयक्स के लिए ये, और कई सारे डिफाइनिंग मोमेंट्स आयक्स के आए 1930s में।
सबसे पहला तो जो फाइनोर्ड से उनकी राइवलरी हुई ये टाइटल रेस को लेके, तो वो वहाँ से उसकी जो है जन्म होता है, फाइनोर्ड से जो राइवलरी है आयक्स की। और दूसरी जो चीज़ है आयक्स का स्टेडियम, तो आयक्स का नया स्टेडियम हेथ आयक्स स्टेडियम जो है उस टाइम पे डेवलप किया गया और वो आयक्स का होम स्टेडियम बना। और 1996 तक, जब तक एम्स्टरडैम अरीना नहीं बना था, जिसको आज हम योहान क्राइफ अरीना के नाम से भी जानते हैं, तो आयक्स जो है अपने जितने भी होम गेम्स होते थे वो हेथ स्टेडियम आयक्स पे खेलते थे, और जो हाई प्रोफाइल गेम्स होते थे वो ओलंपिक स्टेडियम पे वो खेला करते थे। तो उससे पहले एम्स्टरडैम एरिना से पहले ये दो स्टेडियम थे जो आयक्स अपने होम गेम्स के लिए यूज किया करती थी। तो 1940s से लेके 1950s तक एक रीबिल्डिंग फेज था आयक्स के लिए, एक ट्रांजिशन फेज था, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक लीग चैंपियनशिप जीती 1947 में और एक कप जीता 1943 में, और वापस से अपना एक नेक्स्ट लीग टाइटल जीतने के लिए उनको 1950 का इंतजार करना पड़ा। और फिर 1952 में आयक्स ने फिर से अपना एक रीजनल चैंपियनशिप जीता और 1955 से जो है प्रोफेशनल एरा की शुरुआत हो जाती है। जो प्रोफेशनल फुटबॉल है, स्ट्रक्चर्ड फुटबॉल है, उसको परमिट किया जाता है नेदरलैंड्स में, और यहां से जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है आयक्स की हिस्ट्री में। अब जब आयक्स ने प्रोफेशनल फुटबॉल में कदम रख लिया तो अब यूरोपियन कप में भी आयक्स की एंट्री होती है, जिसको आज हम चैंपियंस लीग के नाम से जानते हैं। तो यूरोपियन कप में आयक्स को पता चलता है कि हाउ फार दे आर अवे फ्रॉम दी अदर टीम्स इन यूरोप। इसका एविडेंस था जो उनकी 4-0 से डिफीट हुई थी हंगेरियन टीम वसास के हाथों से, और बहुत मतलब उसके बाद सेटबैक्स झेलने पड़े आयक्स को यूरोपियन कप में। अभी टाइम था आयक्स को जब एक प्रॉपर टीम बनना था और उस लेवल तक पहुंचना था कि वो यूरोपियन कप में बाकी टीम्स जो हैं यूरोप की उनके अगेंस्ट compete कर सकें एक हाईएस्ट लेवल पे। 1957 में आयक्स पहला एरिडिवीजी टाइटल जीतती है, जो डच लीग जो अब प्रोफेशनल हो गई थी और उसको एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में बांध दिया था पूरे हॉलैंड की फुटबॉल को। तो 1957 और 1960 में आयक्स ने एरिडिवीजी जीती फिर से। 1960 से थोड़ा सा एक डाउनफॉल वाला फेज आता है आयक्स का, क्योंकि उस टाइम के स्टार प्लेयर उनके हेंक ग्रूट वो फायनूर्ड के लिए चले जाते हैं खेलने आयक्स छोड़ के, और आयक्स की हालत इतनी खराब हो जाती है कि 1964-65 सीजन में वो बेहद करीब आ जाते हैं रेलीगेट होने के एरिडिवीजी से। चीज़ें बेहतर होती हैं जब राइनस माइकल्स आते हैं और वो विक बकिंगम को रिप्लेस कर देते हैं हेड कोच ऑफ आयक्स। विक बकिंगम उतना अच्छा काम नहीं कर पाते आयक्स के साथ, लेकिन एक काम जो वो बहुत अच्छा करते हैं वो होता है कि यंग प्लेयर का एक इंट्रोडक्शन आयक्स की टीम में। एक 20 साल के यंग प्लेयर को वो लेके आते हैं टीम में, जिनका नाम होता है योहान क्राइफ। और योहान क्राइफ और राइनस माइकल्स जो है आयक्स की बिल्कुल जो है काया पलट देते हैं और एक नया इतिहास, माइकल्स एक रेवोल्यूशन लेके आते हैं एम्स्टरडैम में, जिसका नाम होता है टोटल फुटबॉल। अब ये टोटल फुटबॉल क्या है? टोटल फुटबॉल का मतलब है, आसान भाषा में, मतलब इसमें काफ़ी डिटेल में बात करने की ज़रूरत है, लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी एक प्लेयर किसी एक पर्टिकुलर रोल से बंधा हुआ नहीं है, वो हर जगह, हर फील्ड पे, हर पोजीशन पे खेल सकता है, जिससे आपकी टीम को एक फ्लूइडिटी मिलती है। तो टोटल फुटबॉल का इंट्रोडक्शन होता है एम्स्टरडैम में, एक रेवोल्यूशन की तरह जो है ये डच फुटबॉल पे छा जाता है। और राइनस माइकल्स कुछ एक्स प्लेयर्स को वापस लेके आते हैं आयक्स में, जैसे हैंग ग्रूट, को प्रिंस और एक गोलकीपर गर्ट बाल्स को वो साइन करते हैं। टोटल फुटबॉल का ये एक प्रिंसिपल और होता है कि जो प्लेयर्स इस सिस्टम में फिट नहीं होते उनको आपको टीम से हटाना है और उनकी जगह वो प्लेयर लेके आना है जो इस स्टाइल ऑफ प्ले को इंप्लीमेंट कर सके फील्ड। इसका एक एग्जांपल था कि उस टाइम के आयक्स के स्टार डिफेंडर फ्रिट्ज सोतेकाओ को रिप्लेस कर दिया था वेलिबर वेसोविच ने, जिनको कैप्टन भी बना दिया था आयक्स का, क्योंकि अब टोटल फुटबॉल वाली आपको फिलॉसफी के साथ खेलना था। ये बहुत बड़ा स्टेप था उस टाइम, जिससे कई आईब्राउज रेज हुई थी और ये माइकल्स के डिसीजन को क्वेश्चन भी किया गया था कि ये कर क्या रहे हैं। लेकिन आयक्स ने लगातार 2 एरिडिवीजी टाइटल्स जीते 66-67 में, और जो 1966-67 सीजन था उसमें आयक्स ने 122 गोल स्कोर करे पूरे सीजन में, जो आज तक एरिडिवीजी का रिकॉर्ड है जो तोड़ा नहीं गया है एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने का, टोटल फुटबॉल, राइनस माइकल्स और योहान क्राइफ की बदौलत। 1968 में आयक्स ने फिर से एरिडिवीजी जीती और 1969 में उन्होंने अपना पहला यूरोपियन कप का फाइनल खेला अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेस जो थी बहुत ज़्यादा विजिबल थी राइनस माइकल्स के अंडर। टोटल फुटबॉल ने एक जादू सा कर दिया था आयक्स के लिए, और एक टीम जो 1955 से लेके 1960 तक कंपीट भी नहीं कर पा रही थी यूरोपियन कप में, वो अब यूरोपियन कप के फाइनल में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलने पहुंच गई।
1969 में यूरोपियन कप फाइनल हारने के बाद रियल मैड्रिड के हाथों आयक्स फिर से एक छोटे से रीबिल्डिंग फेज में चली जाती है और कुछ नए प्लेयर्स वो साइन करते हैं, जैसे डिक वैन डाइक, गैरी मूरन और निको रिंडर्स। 1970 में आयक्स ने फिर से एरिडिविजी टाइटल जीता, जिसमें उन्होंने उस सीजन 27 गेम्स जीते 34 में से और 100 गोल स्कोर करे। तो एरिडिविजी में तो आयक्स ने अपना डोमिनेंस जो है उसको बरकरार रखा था। अब बात थी यूरोपियन ग्लोरी की। 1970-71 सीजन में आयक्स इतना ज़्यादा डोमिनेंट फुटबॉल खेल रही थी कि बहुत समय तक ऐसा लग रहा था कि ये यूरोपियन ट्रेबल जीत जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। आयक्स अपना लीग टाइटल हार गई फायनोर्ड से, बहुत कम मार्जिन से आयक्स सेकंड आई उस सीज़न, तो लीग टाइटल तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने कप जीता अपना डोमेस्टिक और चैंपियंस लीग या यूरोपियन कप जिसको आप कह सकते हैं, उसमें पनान्थिनाइकोस को फाइनल में 2-0 के मार्जिन से एक पैक्ड वेम्बली स्टेडियम जिसमें 83,000 स्पेक्टेटर्स मौजूद थे, 2 जून 1971 को अपना पहला यूरोपियन कप जीत लिया। 1971 में अब एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है फिर से आयक्स की हिस्ट्री में, क्योंकि अब राइनस माइकल्स आयक्स को छोड़ के बार्सिलोना चले गए हैं उनको कोच करने के लिए, और अब आयक्स ने एक नए कोच को अपॉइंट किया जिनका नाम है स्टीवन कोवैक्स। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी आयक्स के छोड़ के चले जाते हैं, जैसे रिंडर्स और वेसोविच। एक ही विंडो में दोनों प्लेयर्स चले जाते हैं, लेकिन 1972 में आयक्स जो है अपना पहला ट्रेबल जीतती है और बहुत ही बड़ी अमेजिंग अचीवमेंट है ये। एरिडिविजी, केएनवीबी कप और यूरोपियन कप सेम सीजन में जीत जाती है आयक्स, स्टीफन कोवैक्स के पहले ही सीजन में। और आयक्स उस सीजन इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी जीत जाती है, जिसको आज हम क्लब वर्ल्ड कप के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। और तो एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल सीजन था 71-72 आयक्स के लिए, हिस्टोरिकल सीजन, उनका सबसे सक्सेसफुल सीजन टिल डेट। आयक्स ने 1973 में फिर से एक डबल किया, यूरोपियन कप जीता और एरिडिविजी जीती, लेकिन केएनवीबी कप नहीं जीत पाए वो। तो दूसरा ट्रेबल वो जीत सकते थे लगातार 2 साल में, जिसपे उन्होंने मिस आउट कर दिया, लेकिन यहां पर 3 लगातार यूरोपियन कप जो है आयक्स जीत चुकी थी। तो एक बेहतरीन तरीके से अपना डोमिनेंस कायम कर लिया था, ना केवल डच फुटबॉल पे बट यूरोपियन फुटबॉल पे एज अ होल आयक्स ने इन अर्ली 1970s। 1973 में अनफॉर्चुनेटली ये एक एरा जो है आयक्स का अब खत्म होता है, क्योंकि योहान क्राइफ जो हैं, जिन्होंने इतने सारे टाइटल्स जिताने में मदद करी आयक्स की, राइनस माइकल्स चले गए हैं बार्सिलोना, तो वो योहान क्राइफ को साइन कर लेते हैं आयक्स से। अब योहान क्राइफ जो है वो बार्सिलोना चले जाते हैं, और ये जो एक सुपर टीम थी आयक्स की जिसका नाम था द 12 अपोस्टल्स, जिसमें 12 बेहतरीन खिलाड़ी थे आयक्स की स्क्वाड में। हाइंस टू, विम सुरिबर, बैरी हसलॉफ, होस्ट ब्लैंकनबर्ग, रूट क्रोल, एरी हान, योहान नीस्किंस, गैरी मूरन, स्टैक स्वार्ट, योहान क्राइफ, पीट काइजर। ये इतनी बेहतरीन टीम थी आयक्स की जिसने यूरोपियन फुटबॉल को लगातार 3 साल तक डोमिनेट किया। टोटल फुटबॉल इतना ज्यादा फेमस हो चुका था और इतना ज्यादा रेवोल्यूशनरी था कि 1974 के वर्ल्ड कप नेदरलैंड्स की जो नेशनल टीम थी उन्होंने भी टोटल फुटबॉल के कंसेप्ट्स को अपनी टैक्टिक्स में इंप्लीमेंट किया, जिसकी बदौलत वो फाइनल में भी पहुंचे उस वर्ल्ड कप के। अनफॉर्चुनेटली वेस्ट जर्मनी से वो हार गए, लेकिन वो एक एरा था टोटल फुटबॉल का जिसने ना केवल डच फुटबॉल बट यूरोपियन फुटबॉल पे भी एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन डाला। और नेदरलैंड्स के वेस्ट जर्मनी के बाहर होने के हाथों से यहीं पर जो है अनफॉर्चुनेटली टोटल फुटबॉल का एरा खत्म हो जाता है नेदरलैंड्स में। और इस ग्लोरियस एरा को, जिसमें आयक्स ने इतनी सारी ट्रॉफीज जीती, इसको कहा जाता है ग्लोरिया आयक्स। तो 1973 के बाद, टोटल फुटबॉल के एरा के बाद, एक छोटा सा ड्राउट आता है टाइटल्स में आयक्स के। 1977 तक आयक्स एक भी एरिडिविजी टाइटल नहीं जीतती है, उनको 4 साल लग जाता है अपना नेक्स्ट टाइटल जीतने में। और इसी बीच यूरोपियन कप में भी कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं रहती आयक्स की। क्वार्टर फाइनल्स में, राउंड ऑफ 16 में आयक्स जो है वो बाहर होती रहती है, और यूरोपियन कप में भी इस बीच आयक्स जो है वो सक्सेस पाने में नाकामयाब रहती है। क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में तो वो पहुंचते हैं रेगुलरली, लेकिन जीत नहीं पाते यूरोपियन कप इस बीच में। 1979 और 1980 में आयक्स फिर से एरिडिविजी टाइटल जीतती है, और नवंबर 1980 में योहान क्राइफ की वापस से आयक्स में वापसी होती है एज अ डायरेक्टर, और 81 में वो एज अ प्लेयर अपनी स्क्वाड में वापसी कर लेते हैं, जिससे वो गाइड कर सके और एक नई जनरेशन ऑफ आयक्स के प्लेयर्स की वो तैयार कर सके। तो काफी अच्छे और यंग प्लेयर्स को जो है वो आयक्स की मेन टीम में प्रमोट किया जाता है, जैसे विम काइट, फ्रैंक रायकार्ड, जेरल्ड वेरनबर्ग, सोनी सिलोय, जेस्पर ओल्सन, योहान शिप, मार्को वैन बास्टन, यान मोल्बी, रोनाल्ड कूमन, जॉन बॉसमैन, स्टैनली मेंजो, रॉब डी विट, एरन विंटलर
और रॉब विस्टीश। तो इस तरीके से बहुत सारे यंग प्लेयर्स को जो कि आयक्स के स्टाइल में मोल्ड किए गए हैं, जो बी टीम से प्रमोट किए गए हैं और जो कि सुपरस्टार्स बनते हैं आगे जाके अपने करियर्स में। तो 1983 में कुछ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से योहान क्राइफ क्लब को छोड़ देते हैं और उनकी 1985 में फिर से वापसी होती है, इस बार एज अ मैनेजर। वो इस बार मैनेज करने आते हैं आयक्स को और आते ही अपना पहला सीजन वो +85 के गोल डिफरेंस से जिता देते हैं आयक्स को। उनकी जो अटैकिंग फुटबॉल की टैक्टिक्स है वो साफ डिस्प्ले पे है और साफ नजर आ रही हैं कि किस तरीके का बेहतरीन काम वो कर रहे हैं और क्या फिलॉसफी वो लेके आए, क्योंकि वो उस टोटल फुटबॉल के एरा से उभर कर आए हैं जो माइकल राइनस ने इंप्लीमेंट किया था आयक्स में 1970s में। और फिर से जो है आयक्स अपनी धाक जमा लेती है एरिडिवीजी में, फिर से वो लगातार 2 टाइटल जीतते हैं और 1980s जो है फेयरली सक्सेसफुल रहता है ऑन द होल आयक्स के लिए। 1980 से लेके 1990 तक आयक्स जो है वो 4 एरिडिवीजी टाइटल जीतती है। और जिस तरीके से राइनस माइकल्स आयक्स को छोड़ के बार्सिलोना गए थे, उसी तरीके से योहान क्राइफ भी 1988 में आयक्स छोड़ के बार्सिलोना चले जाते हैं उनके मैनेजर बनने। और हम देखते हैं 1987 की समर ट्रांसफर विंडो में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आयक्स के उस टाइम पे दूसरी टीम्स में चले जाते हैं खेलने, जैसे मार्को वैन बास्टन और फ्रैंक राइकार्ड को एसी मिलान साइन कर लेती है और रूड हुलिट को फायनोर्ड से बुला लिया जाता है। तो वहां पर एसी मिलान की एक सुपर टीम जो है वो बन रही है। उसको जो है मैंने बताया है डिटेल में इन हिस्ट्री ऑफ एसी मिलान, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो है आयक्स अपनी धाक नहीं जमा पाती है यूरोपियन कप पे, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है एरिडिवीजी पे। लेकिन यूरोपियन कप में सक्सेसफुल ना होने के कारण उनको हाथ धोना पड़ता है अपने बेस्ट प्लेयर से। योहान क्राइफ के जाने के बाद आयक्स के कोच बनते हैं लियो बीन हैकर, जो 78-79 में असिस्टेंट कोच थे आयक्स के, और वो आते ही 89-90 में फिर से आयक्स को एरिडिवीजी जिता देते हैं। 1991 सीजन इतना सक्सेसफुल नहीं रहता है, बहुत कम मार्जिन से आयक्स जो है वो एरिडिवीजी हार जाती है। 1991 में लियो बीन हैकर चले जाते हैं रियल मैड्रिड उनको कोच करने, और आयक्स के मैनेजर बनते हैं लुई वैन हाल। और लुई वैन हाल भी हेड कोच बनने से पहले असिस्टेंट मैनेजर रह चुके थे आयक्स के, और 1992 में आते ही यूएफए कप जिता देते हैं वो आयक्स को, जिसको आज हम यूरोपा लीग के नाम से जानते हैं। और हम देखते हैं आयक्स में एक नए सुपरस्टार का अराइवल जिनका नाम है डेनिस बर्गकैम्प। तो लुई वैन हाल डेनिस बर्गकैम्प को इंटीग्रेट करता है आयक्स में और एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं 1990s में। तो डेनिस बर्गकैम्प जो है वो काफी हॉट प्रॉपर्टी बन जाते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द क्लब्स इन यूरोप, और 1993 में इंटर मिलान चले जाते हैं डेनिस बर्गकैम्प आयक्स से। तो बर्गकैम्प और विम योंग के जाने के बाद यारी लिटमैन को दी जाती है नंबर 10 की पोजीशन आयक्स में। फ्रैंक राइकार्ड वापस आते हैं आयक्स, और एक अच्छा बेस मिल जाता है लुई वैन हाल को एक बढ़िया टीम बनाने का। आयक्स लगातार 3 कंसेक्यूटिव टाइटल्स जीतती है 93 से 96 तक, और 1994-95 सीजन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहता है आयक्स के लिए, क्योंकि आयक्स अपना चौथा यूरोपियन कप जो अब चैंपियंस लीग बन चुका है वो जीत जाती है अलोंगसाइड एरिडिवीजी। तो एक डबल करते हैं वो मेजर ट्रॉफीज का, और लुई वैन हाल आयक्स को फिर से यूरोपियन क्लब फुटबॉल के समिट पे रख देते हैं। आयक्स आर द यूरोपियन चैंपियंस ऑफ 1995। और सबसे अमेजिंग बात जो 1994 और 95 सीजन की थी कि आयक्स अनबीटन रही दोनों चैंपियंस लीग और लीग में। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि 76 साल बाद आयक्स ने 94-95 सीजन में अपना अनबीटन रन दोहराया था लीग में। तो ना केवल लीग बट यूएफए चैंपियंस लीग भी आयक्स ने अनबीटन जीता उस सीजन। तो कितनी ज्यादा डोमिनेंट टीम बन गई थी आयक्स लुई वैन हाल के अंडर, ये उस बात का सबूत है। अब आयक्स को इतनी ज्यादा सक्सेस दिलाने के बाद एक मैनेजर कहाँ जाता है, अब आप पैटर्न तो समझ ही गए होंगे। तो जी हाँ, 1997 में लुई वैन हाल चले जाते हैं बार्सिलोना उनको कोच करने के लिए, और लुई वैन हाल के जाने की वजह से बहुत सारे की प्लेयर्स जो हैं वो आयक्स को छोड़ के चले जाते हैं। फिर से आयक्स जो है एक रीबिल्डिंग फेज में चला जाता है। जो प्लेयर्स आयक्स को छोड़ के जाते हैं वो सुनिए एक बार कौन कौन जाता है। क्लैरेंस सेडॉर्फ, एडगर डाविड्स, माइकल राइजिगर, फिनिडी जॉर्ज, नवंका कानू, पैट्रिक क्लाइवर्ट, मार्क ओवरमार्स और विंस्टन बोगेट। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो आयक्स 2 साल के भीतर खो देती है अपनी स्क्वाड से। लुई वैन हाल भी चले जाता है बार्सिलोना 97 में, और एक नया रीबिल्डिंग फेज चालू हो जाता है आयक्स की हिस्ट्री में। तो वैन गाल को रिप्लेस करते हैं मॉर्टन ओल्सन एज देयर फर्स्ट टीम मैनेजर, और डेनमार्क के कैप्टन माइकल लॉर्ड्रॉप को वो अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो आयक्स आते हैं। आयक्स एक डोमेस्टिक डबल भी जीतती है 97-98 सीजन में, कप और लीग दोनों जीत जाते हैं। वो काफ़ी सक्सेसफुल सीजन रहता है उनके लिए। लेकिन सेकंड सीजन में काफ़ी टेंशन्स जो हैं वो हो जाती हैं मॉर्टन ओल्सन, प्लेयर्स और बोर्ड के बीच में, जिसका फिर रिजल्ट जो है वो पिच पे दिखता है। ख़राब परफॉर्मेंसेस रहती हैं आयक्स की, ज़्यादा कुछ वो जीत नहीं पाते हैं। और 98-99 सीजन में आयक्स जो है वो 6th फिनिश करती है लीग में,
विच वॉज देयर लोएस्ट फिनिश फॉर क्वाइट सम टाइम। काफ़ी नीचे फिनिश किया आयक्स ने बाय देयर ओन हाई स्टैंडर्ड्स। 1964-65 सीजन के बाद सबसे नीची फिनिश थी आयक्स की, लेकिन 1999 में फिर से वो डच कप जीत जाते हैं। तो सक्सेस तो रहती है आयक्स के पास, ट्रॉफीज की कोई कमी नहीं रहती है, कुछ ना कुछ करके आयक्स सक्सेसफुल हो ही जाती है डोमेस्टिकली। तो फिर बहुत सारे ट्रांजिशंस के बाद 2001 में रोनाल्ड कूमन बनते हैं कोच आयक्स के, जिसमें वो 2001 से 2005 तक आयक्स के मैनेजर रहते हैं, जिसमें 2 एरिडिवीजी टाइटल और 1 डच कप वो जिताते हैं आयक्स को। अब 2005 से लेके 2010 का जो टाइम है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन 5 सीजन में हम देखते हैं कि 7 मैनेजर्स जो है वो आयक्स हायर करती है। तो हायर एंड फायर पॉलिसी जो है आयक्स की चालू हो चुकी है, ज्यादा कुछ स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, एक बेस जो है उस पे आयक्स बिल्ड नहीं कर पा रही है। तो इस बीच हम देखते हैं कि आयक्स इन 5 सालों में 3 केएनवीबी कप तो जीतती है, लेकिन एक भी एरिडिवीजी टाइटल नहीं जीत पाती, विच इज अ ह्यूज सेटबैक फॉर आयक्स। लेकिन इसी बीच आयक्स जो है अपनी स्काउटिंग को जबरदस्त कर लेती है और बहुत सारे यंग प्लेयर्स को जो है वो स्काउट करते हैं, जैसे रायन बाबेल, वेस्ली स्नाइडर, लुइस सुआरेस, यान वर्टोंगन और बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं आयक्स अपनी फर्स्ट टीम में इंटीग्रेट करती है, जो कि इवेंचुअली बड़े क्लब्स के लिए चले जाते हैं खेलने, क्योंकि अब आयक्स में स्टेबिलिटी नहीं है। मैनेजर हर सीजन बदल रहे हैं, हर 6 मैनेजर में कभी इंटरिम मैनेजर आ रहा है, कभी परमानेंट मैनेजर आ रहा है। इस बीच मार्को वैन बास्टन भी आए, मार्टिन योल भी आए, कुछ एक्स प्लेयर्स जैसे डैनी ब्लिंड, हैंक टेनकार्ट, ये सब प्लेयर्स भी आए, लेकिन कुछ एक सस्टेनेबल स्पेल ऑफ सक्सेस नहीं दिला पाए आयक्स को। चीजों को ठीक करने के लिए योहान क्राइफ फिर से आयक्स के बोर्ड में आए, जिन्होंने 2010 में आयक्स के बोर्ड ने जो काम किया था पिछले 5 साल में उसको बहुत वोकली क्रिटिसाइज किया, और फ्रैंक डिबोर के साथ उन्होंने प्लान बनाया कि कैसे आयक्स को रिवाइव किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को फायर किया जो क्लब में अच्छा काम नहीं कर रहे थे या जिनकी ज़रूरत नहीं थी, और 2010 से आयक्स ने फिर से सक्सेस पाना हासिल किया एरिडिवीजी में। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स भी काफ़ी हुई। आयक्स के जो कुछ उस टाइम पे बोर्ड मेंबर्स थे वो लुई वैन हाल को लाना चाह रहे थे बोर्ड में, क्योंकि लुई वैन हाल और योहान क्राइफ की कुछ खास बनती नहीं थी, लेकिन योहान क्राइफ ने जो है कमान संभाल ली थी बोर्ड की अपने हाथ में, और अब वो आयक्स को रीबिल्ड करने में पूरी जी और जान से लग गए थे। 4 सुपरवाइजर्स जो थे उस टाइम पे उन्होंने रिजाइन कर दिया, और योहान क्राइफ ने सबसे पहला काम किया, एडविन वेंडरसार को सीईओ बनाया आयक्स का, और मार्क ओवरमार्स को डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल अफेयर्स बनाया, और चीजें जो है वहां से काफी बेहतर होने लगी। इस रीबिल्ड और इस री इन्वेंशन को बोला जाता है द वेलवेट रेवोल्यूशन, और ये बहुत फेमस चैप्टर है आयक्स की हिस्ट्री में, जिसपे एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें बताया कि कैसे आयक्स जो एक क्रम्बल करता हुआ इंस्टीट्यूशन था, एक क्रम्बल करता हुआ क्लब था, उसको किस तरीके से योहान क्राइफ, एडविन वेंडरसार, मार्क ओवरमार्स और फ्रैंक डिबोर ने फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। तो वेलवेट रेवोल्यूशन जो है काफ़ी एक अहम चैप्टर है, पिछले 10 साल पहले ही हुआ है ये, 10-12 साल पहले ही, 2010 में हुआ है ये, तो काफ़ी रिसेंट है आयक्स की हिस्ट्री में। तो आप चेकआउट कर सकते हैं इसको, डिटेल में इस पर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, कैसे योहान क्राइफ ने बहुत सारी दिक्कतों के बावजूद आयक्स को फिर से रेलिवेंट बना दिया था यूरोपियन क्लब फुटबॉल में। तो फ्रैंक डिबोर आते ही अपना कमाल दिखा देते हैं, और 6 साल में 2010 से लेके 2016 तक 4 एरिडिवीजी टाइटल लगातार जीतती आयक्स, 2010 से लेके 2014 तक। तो 6 साल में 4 एरिडिवीजी टाइटल, जो चारों टाइटल थे वो लगातार जीते आयक्स ने, और बेहतरीन तरीके से अपनी डोमिनेंस फिर से कायम करने में कामयाब रही आयक्स डच फुटबॉल में। फिर 2016 के बाद 2 सीजन का ऐसा फेज आया जिसमें आयक्स जो है थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज में चली गई, फिर से अपने प्लेयर्स उन्होंने खो दिए दूसरे क्लब्स के हाथों जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और यूरोप में जो और बड़े क्लब थे, फाइनेंशियल पावर थी, जिनके पास फाइनेंशियल मसल थी, वो आयक्स को पोच कर लेते थे हमेशा, जो आज तक एक अब ट्रेंड बना आ रहा है बड़े क्लब्स के लिए, जो आयक्स में टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। तो फ्रैंक डिबोर के जाने के बाद पीटर बॉश और मार्सल काइजर को बनाया गया मैनेजर, जो कि ज्यादा सक्सेस हासिल नहीं करवा पाए आयक्स को। 2018 में एरिक टेन हाग को प्रमोट किया जाता है एज द फर्स्ट टीम मैनेजर। एरिक टेन हाग बन जाते हैं आयक्स के मैनेजर, जो एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी तक आयक्स के मैनेजर हैं। रिसेंटली उनको अनाउंस किया है एज मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर, और वो आके फिर से एक बेहतरीन काम करते हैं, और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर बन गए हैं। जून में इस साल वो कमान संभाल लेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बेहतरीन उन्होंने काम किया होगा, किस तरीके के क्रेडेंशियल्स होंगे एरिक टेन हाग के। तो एरिक टेन हाग ने लगातार 3 एरिडिवीजी टाइटल जिताए आयक्स को, 2018, 19, 19-20, ऑल्दो जो टाइटल था वो सस्पेंड कर दिया गया था कोविड की वजह से, 20-21 का टाइटल और 21-22 जो ये सीजन चल रहा है। एरिक टेन हाग ने बहुत बढ़िया काम किया आयक्स के साथ।
18-19 सीजन का टाइटल उन्होंने आयक्स को जिताया। 19-20 जो था वो नल एंड वॉइड हो गया था कोविड की वजह से। 20-21 का टाइटल आयक्स जीती और 21-22 का जो टाइटल जो अभी हम जिस सीजन में हैं वो भी आयक्स जीतने की कगार पर है। तो अपने 4 सीजन में 3 एरिडिविजी टाइटल और 2 केएनवीवी कप 18-19 और 20-21 के केएनवीवी कप्स भी। और इस सीजन भी आयक्स जो है वो कप के फाइनल में पहुंच गए थे। अनफॉर्चुनेटली 2-1 के स्कोर से हार गई पीएसवी से। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके का बेहतरीन काम जो है फ्रैंक डिबोर ने किया था और एरिक टेन हाग उसको बरकरार रखा उन्होंने। और 18-19 सीजन आयक्स की हिस्ट्री में बहुत ही स्पेशल था क्योंकि वो चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। 2-0 से लीड कर रहे थे टॉटनहम हॉटस्पर को। वो एक बस्ट ऑफ लूकास मूरा की ब्रिलियंस जिसकी वजह से बहुत कम समय में टॉटनहम ने 3 गोल मार के आयक्स को बाहर कर दिया। लूकास मूरा ने वो एक मैजिकल हैट्रिक मार दी। लेकिन उस साल आयक्स फाइनल में पहुंचने का चांस रखती थी, एक बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती थी वो लिवरपूल के अगेंस्ट फाइनल में, तो बहुत ही स्पेशल होता वो। लेकिन उसके बावजूद भी एरिक टेन हाग ने जो काम किया वो आपके सामने है और मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक बहुत बेहतरीन मैनेजर मिल रहा है एरिक टेन हाग के रूप में। अगर मैं आयक्स के टाइटल्स की बात करूं तो 35 एरिडिविजी टाइटल आयक्स ने जीते हैं, 20 केएनवीवी कप हैं, 9 योहान क्राइफ शील्ड हैं, 4 यूरोपियन कप या चैंपियंस लीग आप बोलना चाहें वो हैं, 1 यूरोपियन कप विनर्स कप है, 1 यूएफा कप है, 2 यूएफा सुपर कप हैं और 2 इंटरकॉन्टिनेंटल कप है आयक्स के नाम। तो बहुत रिच हिस्ट्री है आयक्स की, बहुत सारी ट्रॉफीज, बहुत सारे टाइटल्स जीते हैं इस क्लब ने। इस क्लब ने ना केवल ट्रॉफीज और टाइटल्स जीते हैं बट इस क्लब ने यह भी दिखाया है कि फुटबॉल को कैसे खेला जाता है, कैसे रेवोल्यूशनाइज किया जाता है मॉडर्न फुटबॉल को, और कैसे अपनी छाप छोड़ी जाती है यूरोपियन क्लब फुटबॉल पे, कैसे उसको डोमिनेट किया जाता है। तो आयक्स एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से अपने आप को आप रेलिवेंट रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आयक्स की हिस्ट्री में कभी डाउनफॉल नहीं आया। हमेशा हम देखते हैं कि कोई एक टीम जो है किसी लीग को डोमिनेट करती है तो हमको ये लगता है कि हाँ यार ये टीम तो जीतती रहती है, इनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि आयक्स की भी इतनी आसान नहीं थी जर्नी, बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। और स्पेशली जो वेलवेट रेवोल्यूशन हुआ 2010 में, उसकी ज़्यादा बात नहीं होती है, जो कि मुझे लगा कि हमको मेंशन करना ज़रूरी है। हमें इन ग्रेट्स को क्रेडिट देना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। माइकल राइनस, योहान क्राइफ, लुई वैन हाल, फ्रैंक डिबोर और अभी रिसेंट टाइम्स में एरिक टेन हाग, जिन्होंने आयक्स को ना केवल रेलिवेंट बना के रखा है बट यूरोपियन क्लब फुटबॉल में आयक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड वन ऑफ द मोस्ट टॉप टीम्स। आयक्स एक मॉडल है कि कैसे अगर आप सही लोगों को सही रोल्स में अपॉइंट करते हैं तो आपका क्लब एक सस्टेनेबल लेवल पे फंक्शन कर सकता है। कैसे आप अच्छे प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को चांस देके उनको सुपरस्टार्स बना सकते हैं, और कैसे आप अच्छे प्लेयर्स को स्काउट करके अपनी टीम को एक बेहतरीन सुपर पावर बना सकते हैं। तो ये था आयक्स का सफ़र। होप आपको पसंद आया हो। आई एम सॉरी बहुत टाइम लग गया एक नया एपिसोड लाने में, बट अब से जो ये सीरीज़ है ये रेगुलर रहेगी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस कि कौन सा क्लब है जो नेक्स्ट हमको कवर करना चाहिए इस सीरीज़ में, और आपको ये एपिसोड कैसा लगा उसके बारे में भी मुझे बताएं। और मैंने अगर कुछ फैक्ट्स मिस कर दिए हों तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट देम ऑल्सो। चलेगा गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।